लिंग निर्धारण। अब आप सोचो लिंग निर्धारण का मतलब क्या है, मेल या फीमेल दोनों में से कौन सी संतान पैदा हो रही है। अब आप कहोगे सर ये तो जनन का टॉपिक है, लेकिन नहीं बच्चों, संतान पैदा होना जनन का टॉपिक है, लेकिन कौन सी संतान पैदा हो रही है, यानी मेल है या फीमेल है, संतान कौन सी है, ये निर्धारण आनुवांशिकता करती है, यानी आनुवांशिक लक्षण है ये एक, ना कि जनन। जनन द्वारा तो केवल संतान पैदा होती है, कोई सी भी हो सकती है, मेल हो सकती है या फीमेल हो सकती है, लेकिन आनुवांशिकता की घटना दर्शाती है कि वो लड़का होना है या लड़की होना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारे शरीर के हर लक्षण के लिए गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। ठीक है, गुणसूत्र के बारे में एक अलग से टॉपिक फिर आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जनरल परिचय दे रहा हूँ। गुणसूत्र यानी गुणों के सूत्र जो हमारे गुणों को यानी लक्षणों को निर्धारित करते हैं। अब मैं अगर मानव की बात करूं तो मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए गए हैं, यानी टोटल 46। अब बच्चों ये गुणसूत्र जो होते हैं आकृति के आधार पर अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन कार्य के आधार पर भी देखूं तो भी ये 2 श्रेणियों में मुख्यतः बांटे गए हैं, कायिक गुणसूत्र या इन्हें हम बोल सकते हैं दैहिक गुणसूत्र, जो होते हैं 44 यानी 22 जोड़े, बचा एक जोड़ा वो कहलाता है लिंग गुणसूत्र यानी 23वां जोड़ा। तो हमारे जो 22 जोड़े हैं वो हमारे कायिक गुणसूत्र हैं, यानी वो हमारे शरीर के कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर का 23वां जोड़ा है, ठीक है, वो हमारे लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। मतलब वो ही निर्धारित करता है कि हम लड़का बनेंगे या हम लड़की बनेंगे, यानी हमारा लिंग कौन सा होगा, लैंगिक लक्षण कौन से होंगे। तो ये निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। तो ये चूंकि गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित हो रहा है, और जो भी मैं भी आपको बताया था, जो भी लक्षण गुणसूत्र या जीन द्वारा निर्धारित हो रहा है वो एक आनुवांशिक लक्षण है। तो इसलिए लिंग निर्धारण एक आनुवांशिकता की घटना है, ना कि जनन की। इसको आपको मैं प्रयोग द्वारा समझा भी देता हूँ। जैसे नर यानी पिता और मादा यानी माता। आपको जान लें कि चाहे वो नर है चाहे वो मादा है, जो हमारे दैहिक गुणसूत्र होते हैं वो दोनों में बिल्कुल समान होते हैं। चाहे आप नर के उठा के मादा में डाल दो, मादा को उठा के नर में डाल दो, कोई अंतर नहीं आने वाला। 44 दोनों में समान होते हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो ये लिंग गुणसूत्र हैं ये बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। ये नर में होते हैं XY प्रकार के, तो 44, 45 और 46 हो गए टोटल, जबकि ये मादा में होते हैं XX प्रकार के, यानी मादा में ये संयुग्मजीय अवस्था में है, जबकि नर में ये विसंयुग्मजीय अवस्था में है। तो ये हो गए हमारी कोशिका में गुणसूत्र। सपोज करो ये मात्र कोशिकाएं हैं, जनन मात्र कोशिका जो युग्मकों का निर्माण करेंगी। तो अब हम इसमें युग्मक बनाते हैं, जैसे नर में शुक्राणु बने, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं या आप पहले भी जानते होंगे कि युग्मक बनाने के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो यहाँ पर इसकी संख्या आधी हुई, 22 एक कोशिका में चला गया और दूसरा 22 दूसरी कोशिका में चला गया, 2 अलग अलग कोशिकाओं में चला गया। अब ऐसे इसमें से X अलग कोशिका में चला गया और Y अलग कोशिका में चला गया। तो इस तरह से इससे 2 प्रकार के युग्मक यानी शुक्राणु बन गए। ये हो गए शुक्राणु, ठीक है। लेकिन आप देखो मादा में दोनों ही X है, तो इससे बनेगा 22 + X और दूसरा भी बनेगा 22 + X। तो ये हो गया अंड कोशिका यानी अंडाणु। दोनों एक जैसे बनेंगे, और जब दोनों एक जैसे होते हैं तो 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर यानी हम कह सकते हैं कि नर में 2 प्रकार के गुणसूत्र बनते हैं, नर में 2 प्रकार के गुणसूत्र बनते हैं, जबकि मादा में केवल एक ही प्रकार का अंडाणु बनता है 22 + X वाला। जबकि नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बने, 22 + X वाला और 22 + Y वाला। ध्यान रखें, जनन के दौरान जो नर होता है दोनों ही प्रकार के शुक्राणु मादा के शरीर में छोड़ता है। वो दोनों ही प्रकार के शुक्राणु, दोनों प्रकार मतलब समझ रहे हो ना आप, एक में X है और एक में Y है, वो दोनों ही प्रकार के शुक्राणु मादा के शरीर में जाते हैं और अंडे से निषेचित होते हैं। कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सा शुक्राणु पहले पहुंचेगा।
पहुंचेगा एक ही, यानी दोनों में से केवल एक ही निषेचन करेगा। अब हम यहाँ पर दोनों को लेके चलते हैं। सपोज अंडाणु के पास 22+X वाला शुक्राणु पहले पहुंच गया, तो इसने इसके साथ निषेचन कर लिया। तो देखो बच्चों, वापस युग्मक संलयन होगा और गुणसूत्र वापस मिल गई। तो यहाँ पर 22 और 22 44 और x ये हो गया। और जैसा कि मैंने बताया 44+XX हो तो वो मादा को निर्धारित करता है, यानी ऐसी स्थिति में मादा संतान यानी पुत्री पैदा होगी। लेकिन X से पहले यदि Y वाला शुक्राणु पहुंच जाता है तो अब देखो 44+XY यानी नर, XY नर होता है, यानी पैदा हुआ पुत्र। तो यानी यहाँ पर संभावना दोनों 50-50% है, पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर पुत्र पुत्री का निर्धारण किससे हुआ? गुणसूत्रों से। यदि X ऐसा शुक्राणु जिनमें गुणसूत्र है X, उसने मादा के अंडे से निषेचन किया तो पुत्री पैदा हुई। लेकिन यदि निषेचन में भाग किसने लिया? Y वाले, तो ऐसी स्थिति में पुत्र ही पैदा होगा। बच्चों एक छोटा सा ये एक भ्रांति भी है, आपने देखा होगा हमारे भारतवर्ष में ज़्यादातर लड़का लड़की पैदा होने के लिए दोष दिया जाता है मादा को। अगर किसी भी एक दंपति के लड़की पैदा हो रही है तो ग्रामीण परिवेश में आज भी यही रहता है कि ये औरत का कसूर है। लेकिन अब आपने ये सामने देखा है कि यहाँ पर औरत ने केवल यानी मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बने। यहाँ पर डिपेंड रहा किस पर? नर पर, कि उसके कौन से प्रकार के शुक्राणु निषेचन में भाग ले रहे हैं। मादा का यहाँ पर कोई रोल नहीं था, उसका काम केवल अंडाणु बनाना था, उसने बनाया। और चूंकि वो एक ही प्रकार का अंडाणु बना रही है, दूसरे प्रकार का तो बना ही नहीं रही। अगर वो 2 प्रकार के बना रही तो भी हम मानते हैं कि भाई मादा की वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो अगर नर के X गुणसूत्र वाले शुक्राणु ने निषेचन कर लिया तो पुत्री पैदा हुई। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि पुत्री या पुत्र पैदा होने की पूरी जिम्मेदारी जो नर है उसके शुक्राणुओं के प्रकार पर है, कि कौन से प्रकार का शुक्राणु निषेचन में भाग ले रहा है। तो बच्चों आप लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो ये भ्रांतियाँ दूर करें, ये आपका भी दायित्व है कि यहाँ पर पुत्र और पुत्री पैदा होने की जिम्मेदारी पूरी तरह से नर पर है, ना कि मादाओं पर। तो इस तरह से ये लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण द्वारा संतति पुत्र होगी या पुत्री, उसका निर्धारण हमारे शरीर के लिंग गुणसूत्र यानी जो गुणसूत्र शुक्राणु में पाए गए हैं उसके द्वारा निर्धारित होता है, ना कि ये मादा का रोल है। तो बच्चों ये लिंग निर्धारण की घटना है। ऐसी घटनाएं मानव में ही नहीं प्रकृति के और भी जीवों में देखी जाती हैं, वहाँ पर भी लिंग निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है। लेकिन ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि लिंग का निर्धारण हमेशा गुणसूत्रों से हो। कई जीवों में लिंग का निर्धारण परिस्थितियों से भी होता है, भोजन की प्रकृति से भी होता है। वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम मानव को लेके चलें तो मानव में जो लिंग का निर्धारण हो रहा है वो केवल और केवल गुणसूत्रों की वजह से हो रहा है। तो ये पूरी तरह से आनुवंशिकता की